अच्छे दिन कब आएंगे? रविशंकर जी, माइक लिया जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ कहा वो लोगों के जहन में उतर चुका है। और ये एक ऐसा नारा है जो 100 दिन हो या 1000 दिन हो या आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में तासीर बदलती चली जाए, जो दर्शक हमारे साथ देश भर के अब देख रहे हैं, इस नारे को लेकर हर जहन में बार बार गूंजेगा वाकई कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो 100 दिन के बाद ये शब्द रविशंकर जी सरकार के लिए आसान है या लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा मुश्किल है? देखिए, पहली बार है कि 100 दिन की सीमा पंडित वाजपेयी जी आपने बांधी है। हमको तो जनता ने 5 साल के लिए चुना है, लेकिन आपकी टीवी की पंचायत है, आप 100 दिन पे करिए, 150 पे करिए, तो आपका अधिकार है और आपके उस अधिकार का हम पूरा सम्मान करते हैं। पहली बात मैं कहना चाहूंगा। अब आपने कहा अगर एक दिन देश में 77,000 जगहों पर फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए कार्यक्रम होते हैं, 1.5 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री 7 लाख लोगों के बैंक एम्प्लॉय को ईमेल पर साधुवाद देते हैं, तो एक टीम वर्क का परिचय नहीं है क्या? अगर एक आदेश से 80+ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स खत्म कर दिए जाते हैं और हमें कहा था निर्णय करो, जहां प्रधानमंत्री के निर्देश की आवश्यकता हो हमसे पूछो, तो निर्णय की प्रक्रिया ठीक नहीं है क्या? अगर कैपिटल गुड के प्रोडक्शन में 23% की बढ़ोतरी होती है, तो ये छोटी बात है क्या? देखिए, मैं बजट की बात नहीं कहूंगा, बाकी मैं आपको 3 प्रमुख बातें कहना चाहूंगा। गवर्नेंस रेस्टोर हुआ है, निर्णय की प्रक्रिया पारदर्शी है, स्पष्ट है, और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, डिलीवरी कैसे होगी, वो एक साथ सभी टीम वर्क में काम करते हैं। आपने सही कहा, 100 दिन है, प्रक्रिया शुरू हुई है, देश में उत्साह का माहौल है, पूंजी निवेशकों में उत्साह का माहौल है। उसका संकेत आप जापान में देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी जब प्रधानमंत्री की वहां यात्रा है, कितनी सुखद है, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध, तो भारत में एक आशा का माहौल है, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं। और जब आशा का माहौल बनता है तो अच्छे दिनों की बुनियाद पड़ती है। आशा है, उम्मीद है, भरोसा है, हम लोग तमाम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर लें, लेकिन पहली बार इस देश में रविशंकर जी ऐसा महसूस किया जा रहा था, वामपंथी मिजाज धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। विचारधारा के साथ पार्टी थी, कैडर के साथ पार्टी थी। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, वाकई आजादी के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि इस स्थिति में पार्टी आकर खड़ी हो जाएगी। आपकी पार्टी कमोवेश उस लिहाज से बहुत नहीं थी। देश 60 बरस में जब आपने प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का ऐलान किया, एक आस जगी कि क्या इस देश में अब रेडिकल चेंज की जरूरत है, गांव को पुनर्जीवित करना चाहिए, इकोनॉमी हमारे देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन इन 100 दिनों का मिजाज क्या इससे इनकार कर सकते हैं कि लगता यही है कि जो चला आ रहा था, बैरोमीटर वही है, तरीके वही हैं, बस उसमें खोजा जा रहा है कि कुछ अच्छा होगा, और ये आस और उम्मीद है, हम ये मानकर चल रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ और सोच रहे थे। देखिए वाजपेयी जी, आपके साथ परेशानी क्या है कि आप एक हफ्ते में एक बड़ा हवा बनाते हैं, 100 दिन में संयम खत्म हो जाता है। फिर आपके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि आपकी आलोचना होगी तभी हमें प्रेरणा भी मिलेगी। लेकिन यह कहना कि देखिए इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आपने उठाया, प्लानिंग कमीशन की उपयोगिता वर्तमान में खत्म है, उस पर कभी आराम से चर्चा करेंगे। सहमति है हमारी, आप बुलाइए कभी हमको। प्लानिंग कमीशन किस तरह से दीवारें खड़े, एक मुझे बोलने दीजिए, प्लानिंग कमीशन का क्या अधिकार है कि गुजरात को या बंगाल को कितना फंड मिलना चाहिए? ये कौन से 4-5 लोग बैठ के तय करेंगे, जबकि वहां चुनी हुई सरकार है, उनकी अपेक्षाएं हैं, तो उस पर कई चर्चा हो सकती है। फिर आपने देखा नेशनल जुडिशियल कमीशन आया जो 24 साल से पेंडिंग था, आपने देखा एक्सपेंडिचर कमीशन आया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में कई बार एक बार कुछ घरौंदे खड़े हो जाते हैं, उसके रंग बने होते हैं। अगर आपने घरौंदा को इस रंग में नहीं लगाया तो आपके अधिकार गलत हैं, आपकी सोच गलत है। उस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। पहली बात, 2014 का वर्डिक्ट एक बदलाव का वर्डिक्ट है, वो बदलाव विकास के मामले में भी है। और एक बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों के सामने इसको प्रवोक करूं, विकास और सामाजिक न्याय, इसके बीच का सेतु क्या होगा? सामाजिक न्याय के बिना वाजपेयी जी विकास हो सकता है, प्रो रिच होगा, एलिटिस्ट होगा, ओलिगार्किक होगा।
लेकिन अगर प्रामाणिक सामाजिक न्याय चाहिए तो उसके लिए विकास जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं, इस देश में रोटी कैसे बांटी जाए इसकी बहस बहुत चली है, रोटी की संख्या कैसे बढ़ाई जाए यह बहस नहीं चली है। अगर रोटी 100 होगी बांटने में कठिनाई होगी, रोटी 10 करोड़ होगी बांटने में सहजता होगी। और हमारी सरकार यह मानती है कि अगर सामाजिक न्याय को लाना है गरीबों के लिए तो इस देश में विकास को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये रिश्ते हैं, हमारी सोच है। मनीष तिवारी जी, दरअसल हम 100 दिन के बारे में बात करेंगे या मेरे ख्याल से अगर 5 साल को जोड़ लीजिएगा तो 1700-1800 दिन होते हैं 5 बरस में। सवाल यह है कि इतना बड़ा वैक्यूम इस देश के सामने पॉलिटिकल वे में खड़ा हुआ 2014 के वक्त में चुनाव प्रचार के दौरान, जब बीजेपी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, 1000 गुना माफ है, जनता बार बार तालियां बजाती है जैसे ही कुछ भी जिक्र कर दीजिए कि यह काम हुआ है। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, 125 साल पुरानी पार्टी है। इतना बड़ा वैक्यूम खड़ा करने के बाद आपको लगता है कि क्या वाकई इस देश में कोई रेडिकल चेंज की जरूरत थी, जो बीजेपी आ गई और आप लोग हाशिए पर चले गए? या लगता है नहीं, कमोवेश आप ही की लाइन है, वो भी लाइन अब चली रही है, ऐसे ही चलते रहेगा? देखिए वाजपेयी जी, जो चर्चा आपने शुरू की है और जो सवाल आपने रविशंकर प्रसाद जी से पूछा था कि अच्छे दिन कब आएंगे, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि पहले 100 दिन में तो अच्छे दिन आए नहीं, आगे कब आएंगे इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी या रविशंकर प्रसाद जी दे पाएंगे। 2014 का चुनाव का परिणाम आया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो चुनाव का परिणाम कांग्रेस के अनुकूल नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पर पिछले 100 दिन में हुआ क्या है? पिछले 100 दिन में इस मुल्क में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। इन्होंने बात की थी कि हम कीमतों को कम करेंगे, महंगाई के ऊपर काबू पाएंगे। वो महंगाई के ऊपर काबू पाने में सरकार विफल रही है। ठीक है, हम कह देते हैं पहले 100 दिन है, इनको समय और दिया जाना चाहिए। अगर आप इनकी विदेश नीति देख लो तो पहले तो आप नवाज शरीफ साहब को न्योता भेजते हैं, उनका यहाँ पर आगमन करते हैं और उसके ठीक 2 महीने के बाद आपको जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता है उसको बंद करना पड़ता है। तो पूरा एक 180 डिग्री यू टर्न हर चीज में रहा है। और जहां का बजट की बात है, वो रविशंकर प्रसाद जी ने बिल्कुल सही कहा कि बजट में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। तो इसलिए आपने कहा था, चलो चलो ठीक है, मैं वापस ले लेता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ले देकर पिछले 100 दिन में ना तो सरकार अपनी नीति, ना नियत और ना दिशा साफ कर पाई है। और जहां तक रहा राजनीतिक घटनाक्रम, आपको याद होगा वाजपेयी जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट हुआ करती थी लोकसभा में, आज ये सरकार में बैठे हैं। तो ये घटना चक्र चलता रहता है। 31% इनको वोट मिली है, सीट अच्छी मिली है, उम्मीद जरूर लोग लगाए बैठे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। पर कई लोगों का एक और भी मानना है, और वो मानना ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, उनका तात्पर्य ये था कि आप हमको वोट दो, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब जनता ने गलत समझ लिया कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? मोहम्मद सलीम साहब, हमें लग रहा है कि भारतीय राजनीति और राजनेता एंजॉय करने लगे हैं सत्ता को, और आपकी पार्टी कैडर की पार्टी रही है, क्योंकि 15% वोट में यूपीए सरकार थी, 31% वोट में एनडीए की या बीजेपी की अपनी सरकार है। यह हमारे यहाँ की खामी है, इतने कम वोट परसेंट में भी सरकार बन जाती है। सवाल यह है, क्या मौजूदा वक्त में अगर जो सत्ता में आई हुई बहुमत के साथ भी सरकार है, और जब ये सवाल वाकई मुहावरे के तौर पर उठते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान यात्रा के दौरान अपने इन 100 दिनों का जिक्र करते हैं कि इन 100 दिनों में हमने विकास दर इतना कर दिया। इसका एक मैसेज अभी भी यह है, इस देश में ना तो गरीबी की रेखा से ऊपर लोग आए हैं,
भुखमरी की स्थिति कमोवेश वही है, रोजगार जस के तस हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, महंगाई की स्थिति, रास्ता निकलेगा कैसे? क्योंकि वो रास्ता जो आप बताएंगे हमें लगता है उस पर हम आगे बहस बढ़ाएंगे। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छे दिन आएंगे या नहीं, अब वो बहस तो पूरा हो गया। अच्छे दिन आएंगे, लोग सोच लिए, अब कैसे आएंगे या कब आएंगे? यकीन तो आप रविशंकर जी से टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं कि कब तक आएंगे। रविशंकर जी कहे कि अच्छे दिन आना शुरू हो गया है, कुछ आंकड़ा ऐसे बताए कि 100 दिन में। सवाल ये है कि किसके लिए? हमेशा मैं वामपंथी बोल कर नहीं, हर एक के लिए सवाल है। अच्छे दिन आएंगे तो किस पर सवार होकर के आएंगे, और गाड़ी पर कौन रहेगा, और गाड़ी के तले चक्के के नीचे कौन जाएंगे? आप सिर्फ आंकड़ा गिनाएंगे तो इससे ही विकास नहीं होता। वो कहे कि रोटी का संख्या हम बढ़ाएंगे, ये बहुत पुराना, ये नया तत्व नहीं है। वर्ल्ड बैंक पिछले 30 साल से हमारे पूरे विश्व को यही समझा रहे हैं। सलीम साहब टू द पॉइंट आइए। आप लोग की 30 साल तक बंगाल में सरकार रही, क्या आपके जहन में कभी आया कि हर बंगाल में हर नागरिक का खाता खुलना चाहिए? ये जहन में आई बात? पहले बार और सोचा था आपने? आपको मालूम होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मामला यूपी 1 में जब हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कह रहे थे, तब ये कहते फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंक के खाता खुलना केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। फाइनेंस एंड बैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन पिछले सरकार में आने से पहले से 50 साल से हम ये कह रहे हैं कि बैंकिंग सेवा जनता तक नहीं पहुंची, गांव तक नहीं पहुंची। राष्ट्रीयकरण का इसलिए हम मांगे थे 69 में, जो इंदिरा गांधी 19 जुलाई में जब राष्ट्रीयकरण की थी, हम इसलिए उसका समर्थन किए थे। और रविशंकर प्रसाद जी की पार्टी उस वक्त जनसंघ जो थी वो उसके पक्ष में नहीं थे। हम ये इंक्लूजन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, एक्सक्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं करते हैं। हम इनको सराह रहे हैं। मोदी जी ये कहे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो स्कीम है उसको और भी आगे बढ़ाएंगे, पल्स रेट की तरह वो किए हैं और पल्स कार्यक्रम की तरह, वो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ खाता खुलने से ही नहीं होगा। खाते में किसी का धन हजारों करोड़ रुपए का होगा और किसी का विदाउट एनी डिपॉजिट खाता खुल जाए तो ये भी एक धोखाधड़ी होगा। हम पासबुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मिनिमम जो जरूरत है लोगों की वो पूरी होगी कि नहीं। रविशंकर जी, इस चीज को जरा हमें लगता है कि जो बार बार हमारे जहन में प्रधानमंत्री मोदी जी का सेंट्रल हॉल में दिया भाषण याद आता है, वो उसमें लगातार उसकी लाइन एक ही थी, हाशिए और आखिरी व्यक्ति की बात वो कर रहे थे। ये जो जिक्र है, इस देश में आज की तारीख में भी 10 बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के पास जितना पैसा है या उनकी जो पूंजी है, 67% जनता के पास उतनी पूंजी नहीं है। मिस मैनेजमेंट, कोई सोशल इंडेक्स नाम की इस देश में चीज नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि अब वो वक्त आ गया है, चूंकि आपके पास ताकत है, आप फैसला लेंगे, वो इंप्लीमेंट करेंगे? ये पहले स्थिति नहीं थी, लगातार गठबंधन की सरकारें थी। आपने बहुत सही कहा। आपकी आखिरी बात से शुरू करूंगा। मनीष जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, इनको हमारी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आज जब आज की पंचायत में बैठे हैं तो ये भी सोचते हैं कि 44 पे कैसे आ गए, तो अच्छा लगता। इसका इशारा आपने दिया था, और मैं भी इस चुनाव अभियान में पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लगा हुआ था। बहुत मैंने खींचा, काउंटिंग के एक दिन पहले 230 से आगे नहीं बढ़े थे। हम 282 आएंगे। और ये मनीष बाबू क्षमा करिएगा, 84 का इमोशनल चुनाव नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की जनता ने गवर्नेंस के इशू, प्रामाणिक निर्णय, विकास की बात की, और मोदी जी में वो अपनी आशा का दीपक देखा। ये चुनाव है। तो ये सोचना पड़ेगा कि देश ने जैसे चलाया उसे जनता खुश नहीं थी। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहूंगा। एक बात मैं विदेश नीति के बारे में कहा, मैं देख रहा हूं कि विदेश नीति के बड़े विद्वान लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं 2 ही बातें कहना चाहूंगा। सारे सार्क के नेताओं को बुलाना ओथ टेकिंग में, वो भारत के एक बड़े हृदय का परिचय है जो मोदी जी ने दिखाया आउट ऑफ बॉक्स। पूरी दुनिया में सराहना हुई, लेकिन पाकिस्तान को बताया गया कि बातचीत का तमाशा ना बनाए। चाइना को भी बताया, उन्होंने जापान में संकेत दिया। तो ये, और पड़ोसियों के साथ चाहे वो भूटान हो या नेपाल हो, देखिए कितने स्नेही संबंध बनाए गए। तो एक नई अच्छी शुरुआत है, ये मैं कहना चाहूंगा। आपने जो बात कही ना गरीबों की, वो आपने बहुत सही कहा। मोदी जी का भाषण मुझे याद है, लोकसभा में कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए काम करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन उसी का एक बहुत बड़ा परिचायक है। इसको और आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, पूंजी निवेश हो, उद्योग खड़े, लोग को नौकरी मिले, सरकार का रेवेन्यू बढ़े, तब ये आप काम कर पाते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा इस बार के बजट में 8 लाख करोड़ रुपया रूरल डेट के लिए प्रावधान किया गया है। 15,000 करोड़ रुपया रूरल रोड्स के लिए किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है।
देखिए, गरीबों के लिए जब तक आप विकास का अवसर नहीं देंगे, मैं आपको आज एक बात कहूंगा, मैं चाहता हूं कहूं, मैं देश का आईटी मंत्री भी हूं, एक डिजिटल क्रांति की बात की गई है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 60,000 पंचायत इस साल, 1 लाख अगले साल, 1 लाख अगले साल। मोदी जी की कल्पना है हर स्कूल में ब्रॉडबैंड जाए, वाईफाई जाए। आपको मालूम है ई कॉमर्स की कितना अधिक विकास होने की संभावना है गांव गांव में। एक गांव बदलेगा और गांव में भी आशा है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, वो हम देना चाहते हैं। बार बार सरकार कह रही है हम विकास की बात कर रहे हैं, जरूरत का जिक्र कर रहे हैं। सवाल दूसरा सांप्रदायिकता का पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक उठा है। दोनों महत्वपूर्ण सवालों में क्या लगता है स्थिति बनेगी क्या, क्योंकि हम आखिर में जवाब लेने वाले हैं। सरकार अगर जो महंगाई को कम करने की सवाल है, रोजगार की प्रावधान करने की बात है, विकास की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसमें अगर ज्यादा महत्वता देते हैं तो अच्छी बात है। हम वामपंथी तो यही कहते हैं कि सरकार की शासन की मुद्दा यही होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि ये 2 ट्रैक में बात कर रहे हैं, ये परेशानी की बात है। परिवार कई मुख से बात करते हैं, संघ परिवार के जो लोग हैं वो खतरनाक है, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए घातक है ऐसी बात नहीं है, देश के लिए घातक है। मैं इसका जवाब देता हूं। आपने पूछा कि क्या पेट और रोजगार का जो सवाल है वो सांप्रदायिकता से बड़ा सवाल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इससे भी बड़ा बुनियादी सवाल सुरक्षा का है। और अगर पहले 100 दिन में एक मुल्क में ये संदेश चला जाए कि मुल्क के एक समुदाय की जो सुरक्षा है वो खतरे में है, तो वो संदेश किसी सरकार के लिए अच्छा नहीं, सरकार के लिए घातक सिद्ध होता है। हमको एक चीज बताइए, एक मैसेज और भी आता है कि बीजेपी शासित राज्यों में दंगे नहीं होते हैं और दूसरे राज्यों में दंगे होते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इस पे बहस कर रहे हैं। लेकिन एक जरा अल्टरनेटिव वे में सोचिए, कानून व्यवस्था है, कानून है, मुलायम सिंह ने हर किसी को बंद क्यों नहीं कर दिया? या जिस भी प्रदेश में अगर दंगे होते हैं तो वो जेल के पीछे क्यों नहीं होता है? कानून आपके पास है, कड़ा कानून है, अब चाहे तो बंद कर दे। इसका एक मतलब यह भी है कि यूपी में मुलायम मौलाना हो जाते हैं, बिहार में लालू मौलाना हो जाते हैं, कांग्रेस इन 2 छत्रपों के अलावे जहां पर छत्रप नहीं है वहां वो मौलाना हो जाती। क्या इस देश की स्थिति यह नहीं आई है? देखिए, सवाल उत्तर प्रदेश और बिहार का नहीं है, सवाल पूरे मुल्क का है। सवाल बुनियादी सवाल ये है जिसका जिक्र सलीम साहब कर रहे थे कि चाहे मसला बीच का हो, चाहे मसला बिकनी का हो, चाहे मसला लव जिहाद का हो, हर कोशिश की जा रही है कि हर मुद्दे को किसी न किसी तरह से इस्तेमाल किया जाए ध्रुवीकरण के लिए। ये बुनियादी सवाल है, और अगर ये राजनीति की दिशा है तो उसमें प्रशासन और विकास कहां जा रहा है? रविशंकर जी, हम आखिरी में आपसे जरूर जवाब चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक धारा और सरकार की विकास की सोच दोनों टकरा भी रही है और दोनों एक दूसरे को सहूलियत भी दे रही है। ये मैसेज जरूर निकल रहा है। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में कोई भी सरकार बनेगी, अगर उसमें कुछ भी नैतिक ईमानदारी है तो उसको हर आस्था के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, उसको सुरक्षा देनी पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने 14 साल के शासन में ये काम किया कि बीजेपी के कई मुस्लिम काउंसलर जीतते थे। और फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का खाता 8-9 बड़े राज्यों में नहीं खुला, जहां बड़ी संख्या में मुसलमान आबादी बढ़ती है, क्रिश्चियन भी बसते हैं। उसका कोई मतलब है कि नहीं मतलब है? महाराष्ट्र में एक नहीं जीते, हम तो उतने मजबूत नहीं है वहां पर। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मैं ऐसा मानता हूं कि जहां एक तरफ हमारी सरकार या हमारे कई मुख्यमंत्री, उनकी सोच स्पष्ट है, गोवा में हमारे 8-9 रोमन कैथोलिक एमएलएस हैं। बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जाके प्रचार करता रहा, प्रभावी भी रहा हूं, जहां 80% क्रिश्चियंस हैं, वहां समर्थन मिलता है। तो ये उनको नहीं दिखता। हमारा, देखिए, मैं आज कोई आरोप करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन लोग की बेचैनी दिखाई पड़ती है कि यही विषय उठाओ। कोई भी आस्था के बारे में लोग हल्की बात करते हैं, उसका मैं समर्थन कभी नहीं करता, मेरा स्वभाव जानते हैं। लेकिन हर जगह यही राजनीति बढ़े, मैं फिर करूंगा, थोड़ा संयम रखिए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर हमारी गलती करने की प्रतीक्षा करिए,
अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करिए, लेकिन 100 दिन में ही इतनी हड़बड़ाहट, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की एक अलग स्थिति है, मैं आपसे जरूर कहूंगा, वहां बहुत कुछ कहने की जरूरत है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। जिस तरह से वहां सत्ता के द्वारा उन्माद को प्रोत्साहित किया जाता रहा है, वो हमने देखा है कई बार। कौन कर रहा है? सत्ता ही कर रही है, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वहां की रूलिंग पार्टी कर रही है, लेकिन मैं मंत्री हूं केंद्र का, तो मेरी सीमाएं हैं, इसलिए उन सीमाओं को मुझे सम्मान करने दीजिए। लेकिन मैं आपसे अंत में फिर कहूंगा, देश में अगर उत्साह का माहौल है, देश में अगर विश्वास का माहौल है, तो उस माहौल का हम सम्मान करेंगे, तो शायद देश बदलाव के एक नए रास्ते पर है, उस रास्ते पर देश को चलने दें। देश का हर नागरिक कहे अच्छे दिन आ रहे हैं, उम्मीद है, भरोसा है, कहा जा सकता है। अब मैं कह रहा हूं, ये हम बोले, नागरिक में ये हम बोले या वाजपेयी जी बोले, देश की जनता को बोलने दीजिए। कई सर्वे होते हैं, लोग चर्चा करते हैं, हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश बहुत ईमानदार है, चाहे वो महंगाई हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गंगा की सफाई हो या डिजिटल इंडिया हो या कुछ भी हो, कर रहे हैं, करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लोग चर्चा यहाँ खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।